नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी सोमवार सुबह से ही लापता हैं। वो किसी काम की वजह से बाहर गए थे लेकिन वापस नहीं आए। इसके बाद उच्चायोग के अधिकारियों ने विदेश मंत्रालय से संपर्क किया और खबरों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के साथ काम करने वाले 2 लापता भारतीय अधिकारियों के मामले को उठाया है। और जानकारी के मुताबिक ये पाकिस्तान की भारत से बदला लेने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि हाल ही में एमआई की मदद से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने राजधानी दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन से ऑपरेट हो रहे एक जासूसी रैकेट का भंडाफोड़ किया था और ये रैकेट हाई कमीशन में कार्यरत 2 वीजा अधिकारी चला रहे थे। चलिए इसी बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की फीस का यह मामला है। मामले को लेकर के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। आज सभी पक्षों की बहस पूरी हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले पर आने वाली 17 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की फीस का यह पूरा मामला है और मामले को लेकर के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। सभी पक्षों की बहस पूरी हुई है। परिजनों की मांग है, अभिभावकों की मांग है कि फीस माफ की जाए, लेकिन स्कूल जो निजी स्कूल हैं वो फीस लेने पर अड़े हुए हैं और इसी को लेकर के अब ये मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है। मामले को लेकर के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ये सुनवाई हुई। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। विनीत जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है? फिलहाल क्या कुछ कहा गया है सभी पक्षों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले की बात करें तो इस पूरे मामले में आज जिस तरह सभी पक्ष हैं उनकी कहीं ना कहीं दलीलें जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, बहस उनकी पूरी हो चुकी है। और इस पूरे मामले की बात करें तो जिस तरह से इसमें पहले प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो अपना पक्ष रखती नजर आई थी, उसके बाद सरकार ने इस मामले में अपना पक्ष रखा था और आज जो अभिभावक है उनकी तरफ से अपना पक्ष रखा जाना था, तो आज उनकी तरफ से भी अपना पक्ष रख लिया गया है। अब इस मामले में 17 तारीख को दोबारा से सुनवाई होगी, लेकिन इस दौरान कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि जो एजी हैं पंजाब के, वो इस मामले में एक एफिडेविट जो है वो कोर्ट में पेश करेंगे। सभी पक्षों का जो कहीं ना कहीं हल्फिया बयान आया है उसके आधार पर यह एफिडेविट फाइल किया जाएगा, जिसमें किसी भी पक्ष को कह सकते हैं कि अन्याय ना हो, सभी की मांगों को पूरा करता है। इस तरह का एफिडेविट जो है वो हाईकोर्ट में फाइल करना होगा, जिसके बाद इस मामले में हाईकोर्ट जो है वो फैसला सुनाती हुई नजर आएगी। और अगर इस ओवरऑल सुनवाई की बात करें तो जिस तरह से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जगजीत सिंह धूरी जो है वो भी मेरे साथ यहीं पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि किस तरह का आज पूरी की पूरी सुनवाई रही, क्या इनका पक्ष था और क्या पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से कहा गया। जगजीत जी, क्या सुनवाई के दौरान निकल के सामने आया? सर, जो आज की सुनवाई थी इसमें जो जज साहिबान ने पेरेंट्स का पक्ष बहुत ध्यान से सुना, स्कूल्स का पक्ष भी बहुत ध्यान से सुना और सरकार का पक्ष भी सुना। अब उम्मीद है सभी को, पेरेंट्स को भी है, स्कूल्स को भी है, सरकार को भी है, कुछ ऐसा फैसला निकल कर आएगा जो सभी के हितों में होगा। तो बिकॉज ये मैटर है जो कोर्ट में है, इसमें और ज्यादा जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कि इसमें यह कहा गया था कि अब सभी के पक्षों से एक संबंधित एफिडेविट फाइल किया जाएगा। क्या दोबारा से कोई बैठक होगी जिसमें सभी का पक्ष एक बार फिर से एजी जानते हुए नजर आए? सर, जो बहस है ना सभी पक्षों से कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ जो रिटर्न आर्गुमेंट है वो कल को एक्सचेंज होने हैं, उसके बाद जो शुक्रवार को ये फैसला है वो जो जज साहिबान के हाथ में रहेगा। लेकिन सभी पक्षों जो संतुष्ट हैं, क्योंकि सबकी बात जज साहब ने पूरी सुनी है। जो पूरी बहस हो चुकी है, सभी पक्षों की बात जो है वो माननीय कोर्ट सुन चुकी है, सभी की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। अब अगर किसी भी पक्ष को रिटर्न आर्ग्यूमेंट देना है तो बुधवार तक वो रिटर्न आर्ग्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करवा सकते हैं। 17 तारीख को इसमें दोबारा से सुनवाई होगी। देखने वाली बात रहेगी उस सुनवाई के दौरान क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं। जी विनीत, पूरा मामला क्या है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये मामला सामने आ रहा है और लगातार सरकार की तरफ से भी, स्कूल की तरफ से भी और परिजनों की तरफ से भी, अभिभावकों की तरफ से भी लगातार जो मांग की जा रही है वो क्या कुछ मुख्य मांगे? देखिए, सीधे तौर पर अगर अभिभावकों की बात करें तो आज पक्ष में अभिभावक ये कहते नजर आए हैं कि इस कोविड-19 की महामारी के दौरान कई अभिभावक ऐसे हैं जिनको अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है, तो ऐसे में उनके पास पैसे नहीं है कि वो स्कूल को बनती फीस जो है वो दे सके। दूसरी तरफ अगर हम स्कूलों की बात करें तो स्कूल ये कहते नजर आ रहे हैं कि चैरिटेबल संस्था के तौर पर स्कूल जो है वो काम करते हैं, बच्चों के भविष्य को उजागर करना स्कूलों का काम होता है। तो ऐसे में स्कूलों के पास भी इतना फंड नहीं है कि वो अपने जो
नॉन टीचिंग या टीचिंग स्टाफ है उसको तनख्वाहें दे और बच्चों से कोचिंग फीस जो है वो भी ना ले पाए, बावजूद इसके कि स्कूल जो है वो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में अभी सभी पक्षों की दलीलें जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना अपना पक्ष रखती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो एजी एफिडेविट दायर करेंगे उसमें देखने वाली बात रहेगी कि एफिडेविट में एजी जो है वो किसके पक्ष की बात करते नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल हैं वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते नजर आ रहे हैं, पेरेंट्स जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में एजी का क्या तर्क है, वो किस तरह से एफिडेविट फाइल करते हैं, ये अब देखने वाली बात रहने वाली है। जी विनीत, लेकिन इसके अलावा कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है फैसले से पहले, कोई इंटरिम फैसला या फिर कुछ दिशा निर्देश? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी सभी पक्षों को केवल सुना गया है, क्योंकि कोर्ट ने खुला समय दिया था सभी पक्षों को कि सभी पक्ष जो हैं वो अपनी बात कोर्ट के अंदर आके कहते हुए नजर आए, चाहे उसमें पेरेंट्स की बात करें, चाहे उसमें अभिभावकों की बात करें, चाहे उसमें हम टीचर्स की बात करें, स्कूल एसोसिएशन की बात करें या सरकार की बात करें। तो सभी ने अपना अपना पक्ष जो है वो कोर्ट के समक्ष रखा है। और इतना ही नहीं, इस मामले में एजी को यह भी हिदायतें पिछले दिनों दी गई थी कि वो सभी पक्षों को बाहर बिठाए कोर्ट के और उनके साथ मीटिंग करे। अगर उस मीटिंग में हल निकलता है तो उसको लेकर कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया जाए, ताकि उस जो कह सकते हैं कि हल को ही आगे इंप्लीमेंट कर दिया जाए। लेकिन अभी जो है वो हल नहीं निकला था, तो इसमें सुनवाई हुई है, सभी पक्षों को सुना गया है। अब एजी के एफिडेविट पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का एफिडेविट जो है वो कोर्ट में फाइल करते हैं। क्या उस एफिडेविट के ऊपर सभी पक्ष जो हैं वो सहमत हो पाएंगे, और सहमत होंगे तो फिर कोर्ट का क्या रुख रहेगा, ये आने वाला समय बता पाएगा। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनीत। तो अब मामला कोर्ट में है और कोर्ट इस पूरे मामले पर अब फैसला सुनाएगी। पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की फीस का ये पूरा मामला है और अब ये मामले की सुनवाई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हुई है और इस मामले में अब एक एफिडेविट एजी दाखिल करेंगे कोर्ट में और उसके बाद इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुंबई में आज से लोकल ट्रेन वहां पर शुरू हो गई है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। देखिए, 3 महीने बाद मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली मुंबई लोकल आज से राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बहाल कर दी गई है। इस समय उपस्थित है मुंबई के उस लोकल ट्रेन में जो विरार से चलकर चर्चगेट तक का सफर करती है। आए दिन जो है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है। ऐसे में तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से सरकार ने निर्णय लिया है। वहीं सबको लगातार इस माध्यम से बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही सफ़र करना है। ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठे हुए हैं। और दूसरी तस्वीरें आपको बताएंगे कि लोग जो है अपने अपने हाथों में मास्क और सैनिटाइजर लेकर सफ़र कर रहे हैं कि जैसा रेलवे ने गाइडलाइन जारी किया है। वहीं बता दें कि विरार से चलकर चर्चगेट जाने वाली ट्रेन को सबसे पहले पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद ही लोगों को बैठने की अनुमति दी जाती है। वहीं ये तमाम लोग हैं जो अब सफ़र कर रहे हैं। सर बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमेश पाटिल है। मैं जी, बहुत करीब 90 दिनों के बाद जो है मुंबई की लोकल जो शुरू की गई है राज्य सरकार के जो कर्मचारी उनके लिए किस तरह की सुविधा है, किस तरह का आप लोगों को लगा? नहीं बढ़िया है, क्योंकि ये जो अपना जो ट्रैवल है यही बेस्ट रहता है। यहाँ पर ट्रेन चालू हो गई और रेलवे का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग अभी 2-2.5 महीने से एसटी हमारा जो राज्य परिवहन मंडल का जो सेवा है उन्होंने भी अच्छी सेवा दे दी और हमको वो भी एक, लेकिन वो बहुत रूट बड़ा रहता है और ये अपना जो थोड़ा इजी रहता है। और वो रेलवे ने जो ये सब किया है, प्रशासन ने, राज्य सरकार ने मिला के, वो बहुत ही बढ़िया है। और ये ऐसी बात है, प्रशासन के कार्य को जो उन्होंने सराहा है और भी लोग हैं जानकारी देंगे कि किस तरह की सरकार की ये पहल है। काफ़ी दिनों बाद मुंबई की लोकल जो है चालू कर दी गई है। इन 90 दिनों के बाद चालू होने के बाद बहुत खुशी हो रही है। ये जान है, मुंबई की जान है, ट्रेन है, तो मैं उन्हें रेलवे को और महाराष्ट्र शासन को धन्यवाद देता हूँ। जाहिर सी बात है, हर कोई मुंबई प्रशासन और मुंबई रेलवे को जो है लोग धन्यवाद देते हैं। सर आप बताइए कि किस तरह की सुविधा है, किस तरह की बचाव किया जा रहा है? ये अच्छा लग रहा है, ट्रेन में अभी चालू हुआ ना, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद हमको बहुत धक्का खाना पड़ रहा था बस में ऑटो में। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रेन से सफर करने से
जाहिर सी बात है, आप देख पा रहे हैं कि कोरोना का कहर लगातार मुंबई में बढ़ता जा रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए हर कोई अपने चेहरे को जो है मास्क से या रुमाल से ढका हुआ है। दूसरी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि मास्क के साथ साथ फेस शील्ड से भी ढका जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुंबई में जो कोरोना का कहर है, लोगों के मन में किस तरह से डर पैदा कर रहा है। वहीं अब जीवन यापन करने के लिए, रोजमर्रा की जो जिंदगी उसको भी जीने के लिए लोग तमाम सुविधाएं के लिए घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। कैमरा पर्सन प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक होता है घमंड। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने ऐसा ट्वीट किया है और इसी ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है बीजेपी नेता एस जयप्रकाश ने। सुनिए। Rahul Gandhi has rightly branded himself as arrogant and ignorant about the COVID crisis. His own party chief ministers are insisting for lockdown till June 30th. However, Mr. Rahul Gandhi is politicizing the issue without understanding the background of the coronavirus crisis. The nation should stand as one to fight the crisis. However, Rahul Gandhi is choosing to politicize it. It is a very unfortunate situation. पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों के लापता होने के मसले पर एसपी नेता अभिषेक मिश्रा ने अपना गुस्सा जाहिर किया है और साथ ही अन्य मसलों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुझे लगता है पाकिस्तान ने जिस तरीके से हिंदुस्तान ने कार्रवाई की, शायद पाकिस्तान उसका एक मैसेज देना चाह रहा है और कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करना चाह रहा है। हिंदुस्तान को बहुत सख्त रुख पे अख्तियार करके एक स्टर्न स्ट्रिक्ट मैसेज पाकिस्तान को जाना चाहिए और पाकिस्तान जिसके दम पे ये कर रहा है उसको भी मैसेज जाना चाहिए कि हिंदुस्तान अब किसी तरीके की टॉलरेंस के हद में अब नहीं है। ये जीरो टॉलरेंस हिंदुस्तान ने मन बना रखा है और हमें इसको पूरी ताकत से जल्दी उन पे दबाव बना करके बात करके, चाहे जिस चीज की जरूरत पड़े वो करके, हमें अपने डिप्लोमैट्स को सुरक्षित घर वापस लाना चाहिए। अगर हमारे डिप्लोमैट सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान की साख पे एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा। हिंदुस्तान और नेपाल का बहुत पुराना रोटी और बेटी का संबंध है। ये आज की बात नहीं है, सैकड़ों साल पुराना है। लोगों के बीच में आना जाना, गाड़ियों का मूवमेंट, टूरिज्म, ट्रेड, सब कुछ। पाकिस्तान जिस तरीके से हमको घेर रहा था, हमने एक स्ट्रेटेजिक चॉइस लेकर के नेपाल को एलाई बना रखा था, एक मजबूत एलाई था। नेपाल हर तरीके से हिंदुस्तान का हर मंच पे साथ देता था। आज किसी और प्रभाव में और भारत सरकार की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी की वजह से भारत सरकार अपने मित्रों को बचा के नहीं रख पा रही, सजा के नहीं रख पा रही, संवार के नहीं रख पा रही है। ये फॉरेन पॉलिसी पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। नेपाल जो कि हमेशा हमारा साथी था, वो आज हमारे और आपके लिए पार्लियामेंट के लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे गलत सवाल उठा रहा है। इनफैक्ट वहां के प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा किस तरीके से इंडिया वायरस शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि देश को बहुत बुरा लगा, बहुत कष्ट हुआ हमको। तो मैं कहना चाहूंगा, इतना बात माननी प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार मान ले कि आप अपने नेबर्स को बदल नहीं सकते। आप दोस्त तो जिससे चाहे कर लें, दोस्ती कर लीजिए, लेकिन अपना पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते। पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर करिए, अच्छा करिए, उनको बताइए, उनको समझाइए, उन्हें साथ लेके चलिए, वरना हम हर तरफ से घिरते जा रहे हैं और एक देश के प्रभाव में बहुत सारे देश हिंदुस्तान के खिलाफ होते जा रहे हैं। इसको ठीक करिए।
पाकिस्तान समेत अलग अलग मामलों पर बोलते हुए और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। लेकिन अब भारत सरकार को भी चाहिए कि इसको एग्रेसिवली बात करे पाकिस्तान से, और ये तो होना था क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ से 2 पाकिस्तानी लोगों को जो एम्बेसी में काम कर रहे थे उन पर आरोप लगा था, तो इसको पहले से देखना चाहिए था और निश्चित रूप से भारत सरकार को गंभीरता से इस पे सोचना चाहिए और आगे कार्रवाई करनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब भारत सरकार को भी चाहिए कि इसको एग्रेसिवली बात करे पाकिस्तान से, और ये तो होना था क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ से 2 पाकिस्तानी लोगों को जो एम्बेसी में काम कर रहे थे उन पर आरोप लगा था, तो इसको पहले से देखना चाहिए था और निश्चित रूप से भारत सरकार को गंभीरता से इस पे सोचना चाहिए और आगे कार्रवाई करनी चाहिए। पर दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री लेट कर रहे थे कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन तो नहीं होगा, तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। वो तो कल भी मैंने देखा कि होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की मीटिंग के बाद ये तय हुआ है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली में लॉकडाउन के बाद भी जिस तरह से अब तो बॉम्बे से भी आगे निकल गया, सभी जगह से ज़्यादा संक्रमण का दर दिल्ली में बढ़ रहा है और ये चिंता की बात है। यहीं प्रधानमंत्री जी का निवास है, मुख्यमंत्री जी, सारे भारत सरकार के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, सब लोग हैं, तो ज़्यादा गंभीरता से इसको देखना चाहिए और लोगों को बचाने की कोशिश में जुटना चाहिए और आज ऑल पार्टी तो करना चाहिए। जहाँ 1.5-2 करोड़ की आबादी हो, यहाँ तो ठीक से अगर होता टेस्टिंग तो अब तक ये काम हो गया रहता और किसी निष्कर्ष पर ICMR और दूसरे डॉक्टर्स पहुंचते, लेकिन यहाँ टेस्टिंग कम हुआ है और उसको निश्चित रूप से बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि इस पे काबू पाया जा सके। कोरोना ये तो सच्चाई है, इसमें आरोप क्या लगा रहे हैं। सरकार को इतनी बड़ी महामारी से लड़ने के लिए, जहाँ पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जिस समय बंद किया गया, बिना कोई तैयारी के बंद किया गया, और जब खोला गया तो ऐसी स्थिति में खोला गया जब महामारी पूरे देश में फैल चुका है, सभी बड़े महानगरों में फैल चुका है। दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, मद्रास, सब जगह भयावह स्थिति बनी हुई है। तो ये तो दोनों ही है, इग्नोरेंस भी है और एरोगेंस भी है। तो इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि लॉकडाउन हम लोगों के यहाँ फेल हो गया और फिर से नई रणनीति बनाकर इस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर उन खबरों पर विराम लगा दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि फिर से दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि के बावजूद दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि कई लोग अटकलें लगा रहे हैं कि क्या दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगाने की योजना बनाई जा रही है। ऐसी कोई योजना नहीं है। एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल और 3 महापौरों के साथ कोविड-19 की स्थिति से निपटने की रणनीति पर चर्चा की थी। हरियाणा के सोनीपत में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा और हिमाचल में केरल के बाद सबसे अच्छे तरीके से कोरोना पर काबू पाया गया है, लेकिन NCR में दिल्ली के चलते कोरोना के केस बढ़े हैं और सरकार इस पर काम कर रही है। ये फरीदाबाद सोनीपत जो है ना जी, हरियाणा आज भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बुलेटिन रिलीज होते हैं उसमें हरियाणा, हिमाचल सबसे सेफ जोन है। केरला के बाद केरला वालों ने 0 पे कर दिया, बहुत ठीक उन्होंने मैनेज करा है। उसके बाद हरियाणा, हिमाचल सबसे बेस्ट है, जहाँ रिकवरी रेट बढ़िया है, कोरोना इफेक्टेड केसेस कम है। आ जाए इधर, सोनीपत में, गुड़गांव में, ये जो अब थोड़ा सा फरीदाबाद समझ लो, ये दिल्ली से NCR अब वहाँ आना जाना नहीं रुक सकते। कितने दिन रुकेंगे? लोगों को बीच की सड़कों का भी पता है, चक्कर काट के चले जाते हैं। हर आदमी
सोनीपत का दिल्ली का सांस जुड़ा हुआ है, बताओ कैसे अलग है। हम मानते हो कि जो सोनीपत में जो कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं वो दिल्ली से बढ़ रहे हैं। एनसीआर चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की खाली हुई 9 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। 6 जुलाई को विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव होंगे और चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 18 जून 2020 को यानी गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी और चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन 25 जून होगा और उम्मीदवारों को 25 जून 2020 से यानी कि गुरुवार तक नामांकन की प्रक्रिया को पूरी करनी होगी और स्क्रूटनी 26 जून यानी कि शुक्रवार को और उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 29 जून होगी। ओडिशा के भुवनेश्वर में मौसम विभाग के निदेशक HR विश्वास ने कहा है कि ओडिशा के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक हल्के से ज्यादा बारिश रहेगी और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। एक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, साउथ में कंपैरेटिवली कम रहेगा, बट मैनी प्लेस सभी जगह में रेनफॉल रहेगा। 18 पर 19 से रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा इंक्रीज करने का चांसेस है। रेनफॉल एक्टिविटी नॉर्थ उड़ीसा में इंक्रीज होने का चांसेस है। और अभी हमारा मानसून का स्टेटस जो है 23 आज 1 जून से 15 जून तक 23% ज़्यादा बारिश हुआ है और नॉर्मल बारिश इसमें 79.2 मिलीमीटर होता है, आज तक 97.4 मिलीमीटर हुआ है। डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा जो है 25 डिस्ट्रिक्ट्स में नॉर्मल और नॉर्मल बाय एक्सेस है। एक्सेस है 15 डिस्ट्रिक्ट्स में, नॉर्मल है बाकी 10 डिस्ट्रिक्ट्स में और 5 डिस्ट्रिक्ट्स में डेफिशिएंट कैटेगरी में है। बट अभी अगले ओनली 15 डेज हुआ है मानसून का पीरियड 1 जून से 15 जून तक, तो चेंजेस तो होगा बट रेनफॉल एक्टिविटी अभी इस बार जून में लास्ट ईयर से अच्छा है। आज लास्ट ईयर में मानसून इस समय सेट इन भी नहीं हुआ था। ठीक, तो सर किसी भी प्रकार दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान का विवादों से पुराना नाता है और सोशल मीडिया पर फिलहाल ये नाम और उसके साथ ही एक लंबी सी पोस्ट भी तैर रही है। इस पोस्ट में आरोप लगाए गए हैं कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। इतना ही नहीं, धमकी भरे लहजे में लिखा भी गया है कि अगर भारतीय मुसलमानों ने भारत में धर्म के नाम पर हो रहे कथित अत्याचार के खिलाफ अरब और मुस्लिम देशों से शिकायत कर दी तो कट्टर लोगों को जलजले का सामना करना होगा। पोस्ट में जाकिर नाइक को हीरो तक बताया गया है। अब इसी मामले पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान को नोटिस भेजा है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान के मामले में भेजे गए इस नोटिस में इस्लाम को 2 दिन के भीतर पूछताछ में शामिल होने को कहा गया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन को नोटिस भेजा गया है और उन्हें 2 दिन में ही बुलाया गया है। आपको बता दें कि जफरुल इस्लाम खान पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में हिंदुस्तान के खिलाफ ये पोस्ट किया था और ये कहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जाता है, अगर उसकी शिकायत मुस्लिम देशों से कर दी गई तो हिंदुस्तान में जलजला आ जाएगा। और इसी के आरोप में इनकी लगातार किरकिरें भी हुई थी और अब दिल्ली पुलिस ने इन्हें नोटिस भेजा है और 2 दिन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने का यह पूरा मामला है और जफरुल इस्लाम को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।